बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अल्लाह मग़फ़िर ली वरहमनी वहदनी वाफ़िनी वर्ज़ुक़नी। आज जो है हम अपना जो बेसिकली फिजियोलॉजी या रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो फिजियोलॉजी है उससे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो है उसकी इंशाल्लाह जो है लास्ट वीडियो होगी और वो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है, ठीक है? उसके बारे में जो है आज जो है हम पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो व्हाट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल? फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, ठीक है जी? तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है ये एक कॉम्प्लेक्स साइकिल है, ठीक है? इसमें जो है एक ऑर्गन जो है वो आपका इन्वॉल्व नहीं होता। द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इज़ एक्चुअली द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन यूट्राइन साइकिल, ठीक है? तो इसमें आपका हाइपोथैलेमस भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है? हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी को जो इंटीरियर पिट्यूटरी जो है उसको सिग्नल भेजता है, ठीक है? ठीक है? उसके बाद जो है फिर ओवेरियन साइकिल भी ओवेरियन जो है ओवेरियन साइकिल भी इसको कंसीडर करते हैं हम, ठीक है? और इसको हम यूट्राइन साइकिल भी जो है कंसीडर करते हैं। तो कंबाइनली जो है हम इसको कहते हैं हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन यूट्राइन साइकिल, ठीक है? बिकॉज़ ऑफ हर किसी का जो है वो अपना-अपना रोल है। हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करता है, वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो रिलीज़ करता है, ठीक है? हमने एंडोक्राइन की वीडियोज़ में भी देखा कि जितने भी रिलीजिंग हार्मोन जो हैं, वो जो है वो हाइपोथैलेमस जो है हाइपोथैलेमस जो से जो है वो बनते हैं, ठीक है? जितने भी जिन जिन हार्मोन्स के साथ रिलीजिंग आ रहा है दैट मीन्स उनका जो ओरिजिन है वो हाइपोथैलेमस से, ठीक है? और जो सेक्रेटरी हार्मोन्स होते हैं जैसे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो हो गया, ठीक है? वो जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वहाँ से रिलीज़ होते हैं, ठीक है? उसके बाद ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं ओवेरियन ओवरी जो है वो एस्ट्रोजन वगैरह-वगैरह इस तरह के हार्मोन्स रिलीज़ करता है, ठीक है? आप सबको पता है कि और यूट्राइन जो है वो फिर प्रिपेयर होता है फॉर द इम्प्लांटेशन फॉर द फर्टिलाइज़र, ठीक है जी? अब आ जाओ कि एक्चुअली में इसमें होता क्या है? होता ये है कि आपका जो हाइपोथैलेमस है दैट रिलीज़ द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जो जीएनआरएच है, ये आगे पिट्यूटरी को जो है वो ट्रिगर करता है, एक्ट ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी टू प्रोड्यूस एफएसएच, द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड द लुटिनाजिंग हार्मोन, ठीक है? अब आ जाओ व्हाट इज़ द मैच्योरेशन ऑफ द फॉलिकल्स? आपने इतना पढ़ लिया, आगे हम ओवेरिन और यूट्राइन के बारे में देखेंगे, ठीक है? अब व्हाट इज़ द मैच्योरेशन ऑफ द फॉलिकल? ठीक है, नॉर्मली द लेंथ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो नॉर्मल आप सबको पता होना चाहिए 21 टू 35 डेज़ होती है, ठीक है? दैट इज़ द नॉर्मल लेंथ, ठीक है? अब होता ये है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल हम जो बिगिनिंग होती है उसको हम मेंसेस में जो है वो काउंट करते हैं, ठीक है? तो एक कांसेप्ट जो है वो बिल्कुल रॉन्ग लेते हैं कि जो ब्लीडिंग है उसको हम एंड पर कंसीडर करते हैं। हाँ, लेकिन कुछ बुक्स में है इस तरह, लेकिन अगर एक कांसेप्ट को समझा जाए तो वो ये हमें डिफाइन करता है कि जो इनिशियल डेज होते हैं, जो पिछले साइकिल के होते हैं, उसकी जो शेडिंग होनी होती है उसको हम जो अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके अंदर काउंट करते हैं। तो जो मेंसेस होते हैं वो हम उसको फर्स्टली काउंट करते हैं एंड दैट लास्ट अबाउट 1 टू 4 डेज, ठीक है? एट द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल, और ये बिगिनिंग ऑफ द साइकिल हो गई है, ठीक है? होता क्या है कि जब आपकी जो मेंसेस जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट होता है, तो उससे होता है कि आपका जो हाइपोथैलेमस जो है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज कर रहा होता है और वो स्टिमुलेट कर रहा होता है पिट्यूटरी टू रिलीज द एफएसएच एंड द एलएच टू प्रिपेयर द नेक्स्ट साइकिल, ठीक है? ये सीन होता है। अब ये जो एफएसएच और एलएच हैं, ये क्या करते हैं, ये ओवरीज पर जो है वो काम करते हैं इन द ओवेरियन इन कॉर्टेक्स में या मेडुला में, जहां पर प्रिमोडियल फॉलिकल्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं, उनको उनके ऊपर काम करते हैं। अब ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये फॉलिकल्स को मैच्योर करता है, ठीक है? अबाउट 10 टू 15 प्रीमोडियल फॉलिकल्स बिगिन टू डेवलप इन द ओवरी एट द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल, जब आपका मेंस स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है? ठीक है? और ये जो प्रीमोडियल फॉलिकल जो होते हैं ना, प्रीमोडियल फॉलिकल, ये आगे जो है ये कन्वर्ट होते हैं इनटू द प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है? अब ये जो एफएसएच जो है ये एक्ट ऑन द फॉलिकल्स टू अंडरगो, ये जो एफएसएच जो है ये प्राइमरी फॉलिकल पे जो है अपना काम दिखाता है, ठीक है? अब ये अंडर चेंजेस होती हैं इसमें, ठीक है? और जो ये प्राइमरी फॉलिकल जो है ये कन्वर्ट हो जाता है ओवम में, ठीक है? बाय मियोसिस, ये बात आपने याद रखनी है। अब ये जो फेज होता है ना, एक बात याद रखनी है कि हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो है वो फंक्शन पढ़ेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है? तो वो जो है उसमें आपने ये बातें याद रखनी है कि जो एस्ट्रोजन जो है और जो प्रोजेस्टेरोन जो है, इन दोनों का फंक्शन जो है, एस्ट्रोजन का जो फंक्शन है मेनली वो बिफोर द ओवुलेशन, जितना भी फंक्शन है वो एस्ट्रोजन का है, और ओवुलेशन के बाद अगर प्रेगनेंसी भी हो जाती है तो जितना भी फंक्शन है वो प्रोजेस्टेरोन का है। ये चीजें जो है ये बात याद रखनी है, ठीक है? अब ये जो फेज होता है जिसमें एफएसएच रिलीज हो रहा होता है, इसमें होता है क्या कि ड्यूरिंग दिस फेज द एस्ट्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रिनल प्रोलिफरेट द एंडोमेट्रियम, ठीक है? हम एस्ट्रोजन के बारे में जो है वो
इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो जो है मैं इन 2 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्मोन है ना, एस्ट्रोजन हो गया या प्रोजेस्टेरोन हो गया, उनके ऊपर एक छोटी-सी वीडियो बनाऊँगा। अब ये जो एस्ट्रोजन है एड्रिनल से प्रोड्यूस होता है, ठीक है? ओवरीज़ भी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है? ये जो एस्ट्रोजन है, ये आपका जो है यूट्रस की एंडोमेट्रियम पर काम करता है टू प्रोलिफरेट द एंडोमेट्रियम, ठीक है? प्रोलिफरेट एंडोमेट्रियम, ठीक है? फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो इफ द फर्टिलाइजेशन अकर, ठीक है? वो जो आपकी जो एंडोमेट्रियम जो प्रोलिफरेट हुई है उसका मकसद ये है कि एम्ब्रियो को एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है? तो एस्ट्रोजन का ये रोल होता है बिफोर द इम्प्लांटेशन, ठीक है? ये आप ओव्यूलेशन भी कुछ बुक्स में लिखा हुआ है। अच्छा, व्हेन अब होता क्या है कि जब एस्ट्रोजन रिलीज़ हो जाता है, तो एस्ट्रोजन जो है ये आपकी जो एफएसएच को जो है उसको इनहिबिट कर देता है, ठीक है? और एलएचए को भी है, वो इनहिबिट कर देता है, ठीक है? बिकॉज़ ऑफ अब उसको रिक्वायर्ड नहीं है एफएसएच, क्योंकि उसके जो प्राइमरी फॉलिकल जो प्रिमोर्डियल फॉलिकल जो है वो फॉलिकल में और उसके बाद जो है ओवम में वो कन्वर्ट हो गया। तो अब एफएसएच की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसका काम खत्म हो गया, नेगेटिव फीडबैक जाएगा और एस्ट्रोजन जो है वो क्या करेगा एफएसएच और एलएच को जो है वो खत्म कर देगा, ठीक है? उसकी सिक्रीशन को। लेकिन हमें ओवुलेशन के लिए आप सबको पता है कि एलएच सर्ज रिक्वायर्ड होता है। तो विद सम अननोन मैकेनिज्म इन द मिड ऑफ द साइकिल जो कि अबाउट 14 डेज़ 14 डे पे आपकी ओवुलेशन होती है। होता ये है कि मैसिव सर्ज ऑफ एलएच होता है। अब इसका जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल अननोन है, किसी भी बुक्स में नहीं दिया हुआ है। लेकिन कहते हैं कि मैसिव सर्ज एक मर्तबा एक मैसिव सर्ज होती है एस्ट्रोजन की, ठीक है? मिड ऑफ द साइकिल में। और जो मैसिव सर्ज ऑफ एस्ट्रोजन जो है वो फिर ट्रिगर करती है इसको एलएच की सर्ज को भी। तो जिसकी वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, ठीक है? जिसकी वजह से क्या होता है आपकी जो है वो ओवुलेशन होती है, ठीक है? अच्छा, अब जब ओवम रिलीज हो जाता है, दिस इज योर ओवम रिलीज हो गया ये, ठीक है? अब ये जो सराउंडिंग जहां से रिलीज हुआ है दैट स्ट्रक्चर रिमेन इज कॉल्ड द थीका सेल्स, ठीक है? अब ये जो थीका सेल है दैट विल बिकम द कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है? और इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो अबाउट 10 टू 12 डेज होता है। और ये क्या करता है अब चूंकि ओवम बन गया है, अब इसका काम है ओवम ओवम से पहले जितना भी काम था वो एस्ट्रोजन का था, उसके बाद आ जाओ प्रोजेस्टेरोन का हो जाएगा। एस्ट्रोजन का भी रोल होता है लेकिन अब प्रोजेस्टेरोन जो है वो मेजर हार्मोन हो जाएगा। अभी जो कॉर्पस ल्यूटियम जो है इसकी जो शेल्फ लाइफ है ये 10 टू 12 डेज है, ठीक है? अब ये करता है ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, ठीक है? दैट इज एन एसेंशियल हार्मोन प्रिपेयरिंग द यूट्रस फॉर द पोटेंशियल इम्प्लांटेशन, ठीक है? ये एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन तो करवाता है एस्ट्रोजन, लेकिन उसके बाद वेजोडाइलेशन और वेजल की जो ग्रोथ है वो कॉर्पस ल्यूटियम जो सीक्रेट कर रहा है प्रोजेस्टेरोन वो करवाता है ताकि जो इम्प्लांटेशन है वो प्रॉपर हो सके। अब होता है क्या कि इफ फर्टिलाइजेशन डजंट अकर विद इन 48 आवर्स, ठीक है? लेकिन आइडियल जो टाइम है वो 24 आवर होता है क्योंकि ओवम की जो आइडियल लाइफ है वो 24 आवर होती है, लेकिन अप टू 48 आवर आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है? फर्टिलाइजेशन ही होता है ये कि आपका जो ओवम है वो डिजेनरेट हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस, ठीक है? ये एक एमसीक्यू याद रख लो कि जो ओवम की डिजेनरेशन होती है वो नेक्रोसिस की वजह से होती है, अपोप्टोसिस होती है। तो एवरी प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है, वो अपोप्टोसिस होती है, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि ओवम जी की नेक्रोसिस नेचुरल डेथ तो हो नहीं रही, हमें कोई जख्म तो आया नहीं, ठीक है? जिसकी वजह से हमारा बॉडी जो है वो उसकी नेचुरल डेथ करवा रहा है। ये प्रोग्राम सेल डेथ होती है। तो ओवम जो है हमेशा अपोप्टोसिस की वजह से जो है वो डिजेनरेट होता है, ठीक है? अब जब डिजेनरेट हो गया तो जो आपकी एंडोमेट्रियम है वो जिसने एम्ब्रियो रिसीव करना था, ठीक है? या फर्टिलाइज्ड एग जो है वो ब्लास्टोसिस्ट रिसीव करना था, उसको वो नहीं मिलेगा, ठीक है? और 10 से 12 दिन की जो हाफ लाइफ होती है कॉर्पस ल्यूटियम उसका क्या होगा आफ्टर ओवुलेशन के जो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिजेनरेट हो जाएगा इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन अकर, ठीक है? लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो होगा क्या कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो सीक्रेट करता रहेगा प्रोजेस्टेरोन तब तक जब तक कि प्लेसेंटा जो है वो रिप्लेस नहीं कर लेता, ठीक है? तो जो प्रोजेस्टेरोन है वो फिर एक मजबूत कनेक्शन हो जाता है, तो फिर ज़रूरत नहीं रहती कि एंडोमेट्रियम को मज़ीद जो है वो पावरफुल किया जाए, ठीक है? तो वो प्रोजेस्टेरोन जो है वो फिर नहीं बनता, ठीक है? तो ये जो है ये कहानी है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो होता क्या है कि कॉर्पस ल्यूटियम आफ्टर ओवुलेशन 10 टू 12 डेज़ जो है वो डिजेनरेट होता जाता है। अब जब ये डिजेनरेट हो जाएगा तो दैट मीन्स कि आपकी जो प्रोजेस्टेरोन जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। अब जो प्रोजेस्टेरोन का जो मेन फंक्शन था ना वो ये था कि ऑलरेडी प्रोलिफरेटेड एंडोमेट्रियम को और वेस्कुलराइज करना, दैट मीन्स कि वेसोडाइलेशन करना, वहां पर ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ाना, ठीक है? अब प्रोजेस्टेरोन जब कम होगा तो होगा क्या कि उन्हीं वेसल को जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है? तो जब कंस्ट्रिक्ट कर देगा तो वहां पर इस्कीमिया हो जाएगा। आप सबको पता है कि इस्कीमिया की कितनी काजेज हैं। इस्कीमिया जो है वो नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स की वजह से भी होता है। तो इस्कीमिया जब होगा तो होगा क्या कि आपकी जो फंक्शनल लेयर है एंडोमेट्रियम की स्पेसिफिकली जो है जो ग्लैंडुलर और ग्लैंडुलर कंपार्टमेंट जो है वो शेड अवे हो जाता है जिसको हम स्लफिंग ऑफ द फंक्शनल लेयर कहते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से आपको
जो मेंसेस जो है उसकी ब्लीडिंग होती है। और जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, दिस इज एन एमसीक्यूज। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, ये जो है वो 20 टू 80 ml पर साइकिल होती है, ठीक है। इससे ज्यादा होगी, इससे कम होगी, दैट इज कंसीडर्ड एज डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, ठीक है। तो ये चीजें जो है अपनी बात याद रखनी है। एक एमसीक्यू आया हुआ यूएस मिली में, मैं बताता चलता हूँ आपको, एंड दैट इज वर्थ इट बिकॉज ऑफ, ये एनआरबी में एक मतलब एमसीक्यू आया हुआ है, बिल्कुल छोटी सी स्टेटमेंट बनाकर। आपको एक एमसीक्यू आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज द मार्कर ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है। आफ्टर ओवुलेशन और प्रेगनेंसी वगैरह हो चुकी है, कंसेप्शन वगैरह हो चुकी है, तो वहां पर एचसीजी का भी ऑप्शन दिए होता है। तो यार एचसीजी है वो जो है वो प्रेगनेंसी को मार्कअप करता है, ठीक है। वो प्रेगनेंसी का बताता है कि आया प्रेगनेंसी हुई है या नहीं। लेकिन फर्टिलिटी का जो मेजर मार्कअप है या मार्कर है वो आपका जो प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है। तो हमेशा बात याद रखनी है कि प्रोजेस्टेरोन अगर डिक्रीज होगा तो दैट मींस कि आपकी जो फर्टिलिटी जो है वो भी क्या है, डिक्रीज है, ठीक है। तो ये जो है आपने बात याद रखनी है। अब आ जाओ, एक क्लिनिकल है जिसको हम मिटरशमर्स कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज मिटरशमर सिंड्रोम इसको कहते हैं, या कुछ इसको खाली मिटरशमर जो है वो एक स्पेसिफिक जो है वो नाम यूज करते हैं। दिस इज अ पेन, सेंसेशन ऑफ पेन अकर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओवुलेशन, ठीक है। एक मैसिव सर जब एलएच होता है ना, तो आपकी ओवरी जो है वो क्या कहते हैं, ट्रिगर होती हैं। आप यूं कह लो कि कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ताकि जो आपका जो ओम है वो जो है वो रिलीज हो इनटू द फिलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। एंड इज एसोसिएटेड विद द पेरिटोनियल इरिटेशन, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ व्हाट इज मिटरशमर्स, पेन भी इसको हम कहते हैं। तो ये जो है इट इज अ काइंड ऑफ पेन दैट occurs during ovulation and associated with the peritoneal irritation, associated with peritoneal irritation बिकॉज ऑफ, इसमें होता है कि जब फॉलिकुलर रप्चरिंग होती है तो तब जो है ये पेन आपको फील होने को मिलती है, ठीक है, ठीक है। और ये टिपिकली जो है वो यूनिलेटरल होती है एंड वेरी माइल्ड टाइप ऑफ दिस पेन होती है, ठीक है। और ये जो है वो अगर तो राइट साइड पर हो तो वो एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस आता है कि ये एक्यूट अपेंडिसाइटिस को भी जो है वो डिफरेंशिएट करती है, ठीक है। तो ये अभी आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है ये हमारा जो है बेसिकली मेडिसिन का टॉपिक है, ठीक है। मेडिसिन का नहीं बल्कि ये हमारा ऑब्जन गायनी का टॉपिक हो जाएगा जिसमें हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखेंगे। लेकिन जो कि हम कर रहे हैं तो इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ ताकि हमारे लिए जो है वो इजीनेस हो जाए आगे, ठीक है। जो चीजें बताने वाली अभी बता दूंगा तो आगे जो है वो ज्यादा और इजी हो जाएगा। तो ये था हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। अब आ जाओ हार्मोन्स के ऊपर, व्हाट इज एस्ट्रोजन एंड व्हाट इज प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। एचसीजी के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, व्हाट इज एचसीजी, तो उसके बारे में इतनी जरूरत नहीं पढ़ने की। लेकिन हम जब पैथोलॉजी करेंगे तो उसमें हम चीजें पढ़ेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी वगैरह और हाइडेडी फॉर्म मोल, ठीक है। उसके बाद फुल फॉर्म, ठीक है, और इमेच्योर मोल जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उधर जो है हम जो है एचसीजी को जो है वो देख लेंगे कि व्हाट इज एचसीजी और इसका क्या रोल होता है। तो आ जाओ व्हाट इज एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाय योर ओवरीज, योर प्लेसेंटा एंड द एडिपोज टिश्यूज, ठीक है। ओवरीज, प्लेसेंटा एंड एडिपोज टिश्यू। मेल्स में जो है वो एडिपोज टिश्यू होता है, तो जिसमें अब यहाँ पर ये क्लिनिकल ये है कि आगे हम पैथो में पढ़ेंगे। एडिपोज टिश्यू तो यार मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। अब रही बात प्लेसेंटा ओवरीज की, तो वो मेल में भी नहीं होता, वो फीमेल में भी, सॉरी फीमेल में तो होता है, मेल में नहीं होता, ठीक है। अब होता है कि ओबेसिटी जब होगी तो दैट मींस कि आपका फैट जो है वो इंक्रीज होगा। तो फैट जो है वो एक एंजाइम रिलीज करता है, दैट नेम इज एरोमेटेज, ठीक है। अभी जो एरोमेटेज जो है ये क्या करता है, ये आपके जो टेस्टोस्टेरोन जो है ना, नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन है, इसको कन्वर्ट करता है एस्ट्रोजन में, ठीक है। और मेल्स में भी जो है ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट जस्ट बीनीथ द निपल एरिया, जैसे फीमेल्स में होता है। लेकिन मेल में डेवलप इसलिए नहीं होते क्योंकि एस्ट्रोजन जो है वो अपना काम नहीं दिखाता है। वो एस्ट्रोजन जो है वो होता है मेल्स में भी, लेकिन उसकी जो रेशियो है एज कम्पेयर टू टेस्टोस्टेरोन जो बहुत ज्यादा लो होती है। आपको पता है कि एस्ट्रोजन का जो है स्पर्म मैच्योरेशन में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो हम एस्ट्रोजन को जो है वो बिल्कुल ही जो है हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एस्ट्रोजन हैज अ रोल इन स्पर्म मैच्योरेशन, ठीक है। लेकिन इसकी अगर क्वांटिटी एक हद से ज्यादा हो जाए तो होता क्या है कि वो जो ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं मेल चेस्ट में, जैसे फीमेल चेस्ट में जो नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी जो है वो ग्रोथ हो जाती है क्योंकि उनके ऊपर एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से उनकी जो है ग्लैंडुलर ग्रोथ होती है। तो दैट विल लीड टू द कंडीशन दैट इज कॉल्ड गायनेकोमेस्ट्रिया। तो ये जो है आपने बात याद रखनी है, ठीक है।
अच्छा, अब जो एस्ट्रोजन है ये क्या करता है कि ये आपके एक्सटर्नल एंड इंटरनल जेनिटलिया की जो है वो भी डेवलपमेंट करवाता है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि टेस्टोस्टेरोन इज़ अ मेजर हार्मोन, ठीक है, जो कि आपकी जो है मेल में जो है वो इंटरनल एक्सटर्नल जेनिटल्स की प्रोडक्शन करवाता है। और एस्ट्रोजन इज़ अ हार्मोन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल जेनिटल्स, ठीक है? इसका रोल होता है, ठीक है? उसके बाद ये जो है ब्रेस्ट की ग्रोथ भी करवाता है बिकॉज़ ऑफ, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसके जो है ईआर रिसेप्टर होते हैं, एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। आगे हम फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे सम्स के बारे में, ठीक है? वो क्या होते हैं, एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स क्या होते हैं, ठीक है? सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, ठीक है? उसके बारे में भी हम देखेंगे कि हम ये कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है? अब उसके बाद ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल्स में भी आपकी हेल्प करता है, ठीक है? बिकॉज़ ऑफ एस्ट्रोजन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द एफएसएच, ठीक है? एफएस आप सबको पता है कि एस्ट्रोजन रिलीज़ होगा तो एफएस जो है वो भी रिलीज़ होगा और एलएच जो है वो भी रिलीज़ होगा, ठीक है? और एंडोमेट्रियल जो है वो उसकी प्रोलिफरेशन भी करवाता है। आरएडी हम जो है ऊपर डिस्कस कर आए हैं इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में। अब ये जो एस्ट्रोजन है जब इसका फीडबैक है, फीडबैक हर हार्मोन का फीडबैक मैकेनिज्म होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। जब एस्ट्रोजन की मिकदार जो है बॉडी जो है नॉर्मली जो है वो उसको मिल जाती है, तो ये नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए क्या करता है कि इनहिबिट करता है एफएसएच को और एलएच को, ठीक है? क्योंकि ज़रूरत नहीं होती। ऊपर हम पढ़ के आए हैं कि ये मिड ऑफ द ये जो एस्ट्रोजन जो है ये एफएसएच और एलएच को जो है वो डिक्रीज़ करता है। लेकिन समहाउ इन द बिटवीन साइकिल, ठीक है? मिड ऑफ द साइकिल जो है वो एक मैसिव सर्ज ऑफ एस्ट्राडियोल होता है, ठीक है? एस्ट्रोजन भी हम कहते हैं, जिसकी वजह से जो है वो एलएच जो है वो ट्रिगर होता है दोबारा, ठीक है? आई डोंट नो व्हाट इज़ द मैकेनिज्म, बुक्स में भी जो है वो अननोन मैकेनिज्म का लिखा हुआ है कि इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो अननोन है, लेकिन थ्योरी सजेस्ट करती है कि एकदम से जब एस्ट्रोजन का जो है वो लेवल इंक्रीज होता है तो वो डिस्टर्ब करता है इस फीडबैक मैकेनिज्म को फॉर द ओनली फॉर एलएच नॉट फॉर एफएसएच, ठीक है? जिसकी वजह से जो है वो एलएच जो है वो भी रिलीज होता है, ठीक है? अब इसका जो है वुमेन्स की फर्टिलिटी में एक बड़ा रोल है एस्ट्रोजन का, ज़ाहिर बात है रोल होना चाहिए, एलएच को इंक्रीज करता है, ओवुलेशन नहीं होगी तो ज़ाहिर बात है फर्टिलाइज जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं होगा, ठीक है? और उसके बाद जो है women of the fertility age has some benefit of because of there is increased production of HDL। अब सबको पता है कि जब सबको पता नहीं होगा लेकिन मैं बताता चलूं कि जो एस्ट्रोजन है that enhances the प्रोटीन प्रोडक्शंस, ठीक है? जो आपकी जो अच्छी अच्छी प्रोटीन्स होती हैं बॉडी में, ठीक है, उनकी प्रोडक्शन को वो है इंक्रीज करता है, ठीक है? सेक्स हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन्स को जो वो रिलीज करता है, बनाता है, ठीक है? आपका जो लिवर है वो अच्छी अच्छी जो है वो चीजें प्रोड्यूस करता है और उसमें जो है वो एचडीएल भी जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है? और इसी वजह से जो है वो आप सबको पता है कि फीमेल में जो है वो कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज के जो इवेंट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। लेकिन जब फर्टिलिटी एज खत्म हो जाती है तो उसके बाद जो है जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के जितने भी इंसिडेंट हैं वो इक्वली कंट्रीब्यूट हो जाते हैं इन मेल एंड फीमेल। तो वो जो फिर है आप यूँ कह रहे हो कि 50 की उम्र के बाद जो है दोनों इक्वली हो जाते हैं फॉर द कार्डियोवैस्कुलर इवेंट, ठीक है? बल्कि फीमेल में वो ज़्यादा हमें देखने को मिल सकते हैं तब, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं वो याद रखनी है। अब आ जाओ प्रोजेस्टेरोन। अब जो मैंने बात बताई आपको कि यार देखो ओव्यूलेशन से पहले-पहले किसका काम है? एस्ट्रोजन का, ठीक है? ओव्यूलेशन के बाद जो काम है वो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेस्टेरोन का काम है, लेकिन एस्ट्रोजन का भी कहीं न कहीं काम होता है। लेकिन आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ओव्यूलेशन के बाद जो है वो प्रोजेस्टेरोन है और ओव्यूलेशन से पहले जो है वो एस्ट्रोजन है, ठीक है? ओ ठीक है? तो ई जो है वो पहले आता है, तो दैट मीन्स कि ओव्यूलेशन से पहले एस्ट्रोजन, और पी जो है वो बाद में आता है, तो दैट मीन्स कि प्रोजेस्टेरोन जो है वो बाद में जो है वो हेल्प करता है। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन है आप सबको पता है कि ऊपर में बताया गया है कि इट इज़ सीक्रेटेड बाय योर कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है? यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है? कॉर्पस ल्यूटियम हो गया, ठीक है? प्लेसेंटा हो गया, ठीक है? एड्रीनल कॉर्टेक्स हो गया, एड्रीनल कॉर्टेक्स हो गया, एंड इन द सरप्राइजिंगली टेस्टिस आल्सो मेल्स में, ठीक है? तो ये बातें आपने याद रखनी है। अब होता ये है कि ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज हमने ल्यूटियल फेज के बारे में मैंने नहीं आपको बताया, लेकिन आपको बताता चलूं कि हम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंडीशन कंसीडर करते हैं तो उसमें फॉलिकुलर फेज होता है, ठीक है, जिसमें जो फॉलिकल जो है वो बनते हैं, ठीक है? उसके बाद जो है वो ल्यूटियल फेज होता है, ठीक है, जिसको हम सिक्रीटरी फेज भी कह सकते हैं, ठीक है? और ल्यूटियल फेज जो है अगर हम उसको कंसीडर करें तो उसमें सिक्रीटरी फेज प्लस मेंसेस होता है, ठीक है? और अगर हम फॉलिकुलर फेज की बात करें तो वो भी प्रोलिफरेटिव फेज प्लस मेंसेस होता है। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये जो मेंसेस जो है ये दोनों फेज में आता है। इस तरह से के जो ल्यूटियल फेज का जो एंड वाला हिस्सा है वो भी मेंसेस में आता है और फॉलिकुलर फेज का जो इनिशियल वाला हिस्सा है वो भी मेंसेस में आता है, ठीक है? फर्स्ट एड की बुक उठा के देख लेना, डायग्राम बड़ी अच्छी से दी हुई है, तो आपको समझ आ जाएगी इन फेजेस की। अच्छा, अब ये जो फॉलिकुलर फेज है बेसिकली ये फ्लक्चुएट करता है इन लेंथ में, ठीक है? तो इसी फॉलिकुलर फेज की वजह से ही
फीमेल का जो साइकिल है वो कंसीडर होता है कि आया कि जो है वो 21 डेज के दरमियान 21 नॉर्मली जो है वो 28 डेज होता है। तो वो फ्लक्चुएट डिपेंड करती है और वो फ्लक्चुएट ही बताती है कि आया कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो मोर देन 28 डेज का हो सकता है या लेस देन 21 डेज का हो सकता है, ठीक है? या 33 डेज का हो सकता है, 32 डेज का हो सकता है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। बाकी जितने भी फेज है उनका अपना-अपना जो है वो टाइम पीरियड होता है। सेक्रेटरी फेज का जो है अगर नॉर्मली बात की जाए आफ्टर ओव्यूलेशन तो वो 15 टू 28 डेज 15 टू 28 अगर नॉर्मल साइकिल 28 है तो दैट मीन्स कि ये 13 दिन लगेगा कि और ये नॉर्मल है, ठीक है? और ये आप कह सकते हो कि ये सिर्फ 13 दिन ही करेगा। जो फ्लक्चुएशन होती है वो आपकी फॉलिकुलर फेज में होती है। अच्छा, अब ये जो प्रोजेस्टेरोन है ड्यूरिंग द ल्यूटेल फेज ये क्या करता है कि प्रिपेयर करता है यूट्रस फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइजर। वही मैंने आपको बात बताई कि ऑलरेडी जो प्रोलिफरेशन हुई भी होती है एंडोमेट्रियम की, लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन जो है वो अगेन उसको मोर वैस्कुलराइज करता है ताकि जो है इम्प्लांटेशन जो है वो मोर जो है वो पॉसिबिलिटी उसकी हो सके, ठीक है? एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अब प्रेगनेंसी को जो मेंटेन करता है दैट इज अ हार्मोन, ठीक है? क्योंकि प्लेसेंटा भी रिलीज कर रहा है, तो जो प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है दैट इज कॉल्ड प्रोजेस्टेरोन। और अगर यही नहीं होगा तो आप सबको पता है कि अगर यही नहीं होगा तो जाहिर बात है मिसकैरेजेस वगैरह हो जाएंगे, तो वो फर्टिलिटी में ही तकरीबन कंसीडर हो जाते हैं, ठीक है? तो ये जो है चीजें छोटी छोटी ये आपने देखनी है। अब जो आपने देखना है फिजियोलॉजी से रिलेटेड वो है मेनोपॉज, ठीक है? और प्रिकॉशियस प्यूबर्टी एंड डिलेड प्यूबर्टी, ये जो तीन टर्म्स हैं इनके बारे में पढ़ के हम जो है अपनी वीडियो को जो है वो वाइंड अप करेंगे। व्हाट इज मेनोपॉज और इसके बारे में एमसीक्यूज आता है, एनआरई में भी आ जाता है, ठीक है? डायग्नोज बाय एमेनरिया फॉर 12 मंथ, 12 महीनों तक आपको मेंसेस ना होना एक सर्टेन एज के बाद पहुंचकर, इसको हम मेनोपॉज कहते हैं। अब ये जो मेनोपॉज है ये भी डिफरेंट वुमेन्स में डिफरेंट होता है, लेकिन जो एवरेज एज है वो 51 ईयर है, ठीक है? किसी में 45 एज पर भी हो सकता है, किसी में जो है 44, 48, 47, 50 तक भी हो जाता है और कईयों में 55 तक भी जाता है भाई, ठीक है? तो ये मेनोपॉज हम इसको कहते हैं कि दिस इज डायग्नोज्ड बाय एमेनरिया नो मेंसेस फॉर 12 मंथ एटलीस्ट, 12 महीनों से या 1 साल से जो है उसको मेंसेस नहीं हुए तो हम जो है फिर कंसीडर करेंगे मेनोपॉज है, ठीक है? अब इन पेशेंट में हमें कैसे पता चलेगा कि मेनोपॉज है? होता ये है कि जब एस्ट्रोजन आपकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगी, तो होता ये है कि वो जो नेगेटिव फीडबैक मिल रहा होता है उसको आपके इंटीरियर पिट्यूटरी को या हाइपोथैलेमस को कि सेक्रीट करो एफएसएच, तो वो नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कि आपकी बॉडी सेंस करेगी, आपका जो ब्रेन है वो सेंस करेगा कि आपकी बॉडी जो है उसमें एस्ट्रोजन नहीं है। तो जब एस्ट्रोजन नहीं है उसको बढ़ाने के लिए आपका पिट्यूटरी एफएसएच ज्यादा बढ़ाए इंक्रीज करेगा या कम करेगा? ऑफ कोर्स एफएस जो है वो ज्यादा इंक्रीज करेगा, ठीक है? जिसकी वजह से जो है इन वुमेन्स में हॉट फ्लैशेस जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है? और ये बहुत ज्यादा मैसिव अमाउंट में जो है वो रिलीज होता है। तो दैट विल बी द केस ऑफ मेनोपॉज, ठीक है? और इसका एक ही हल है कि हम जो है हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं बिकॉज़ ऑफ इस एज सर्टेन जो है एज के बाद जब मेनोपॉज़ होता है, तो एस्ट्रोजन के बड़े बेनिफिट्स होते हैं, एचडीएल को भी कंट्रोल करता है, एचडीएल को बढ़ाता है, जो और आपकी बोन की ग्रोथ को, बोन की जो डेंसिटी है उसको मेंटेन करता है। तो जो एस्ट्रोजन जब कम होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस भी करवाएगा। तो आपने देखा होगा कि जो वुमेन्स होती हैं उनमें हड्डियों का मसला जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए जो हम उनको कैल्शियम या दूध पीते रहना हम उनको ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, ठीक है? तो ये जो बातें आपने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये आपको आगे क्लिनिकल्स में आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें भी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। आपके जो घरेलू खवातीन हैं उनको भी आप बता सकते हो, यार आप डॉक्टर बन रहे हैं, आप उनको बताओ कि यार ये सर्टेन एज पर पहुँचने के बाद आपको ये देखने को मिल सकता है। तो उसकी आप ऑलरेडी शुरू से ही तैयारी करो, दूध पिया करो और अब तो मार्केट में जो है कैल्शियम से भरपूर जो है वो 40 प्लस पता नहीं 4 प्लस जो है इस तरह की मिल्क जो है वो मिल जाते हैं। तो वुमेन्स को चाहिए कि वो कंसीडर करें कैल्शियम के जो टैबलेट्स हैं वो कंसीडर करें। तो ये जो है एक बेसिक रूल है जिंदगी का कि अपने आप को संवारें, ठीक है? अब आ जाओ व्हाट इज प्रिकॉशियस प्यूबर्टी प्यूबर्टी अपीयरेंस ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है? व्हाट इज प्रिकॉशियस प्यूबर्टी? तो इसमें होता ये है कि आपकी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनकी अपीयरेंस होना शुरू हो जाती है, जिसमें आपके प्यूबिक हेयर आ जाते हैं, ठीक है? वॉइस चेंजिंग आ जाती है, ठीक है? इन मेल्स बिफोर 8 सॉरी फीमेल्स में बिफोर 8 एज, ठीक है? और मेल्स में बिफोर 9, ठीक है? इस चीज को हम कहते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, मतलब कि बहुत जल्द प्यूबर्टी हो जाना। और इसका भी नुकसान है, ठीक है? वो कहते हैं कि हर चीज जो है वो हद में हो तो ठीक रहती है, नॉर्मल वैल्यूज में हो,
ज़्यादा हो तब भी नुकसानदेह है, कम में हो तब भी नुकसानदेह है, ठीक है? प्रिकॉशियस प्यूबर्टी जल्दी होना फीमेल्स में, दैट मीन्स कि उसका जो मेनोपॉज़ का जो एवरेज लाइफ है 55 ईयर्स, वो ड्रॉप डाउन टू 45 ईयर्स, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं बड़ी मैटर करती हैं। उसके बाद आ जाओ, व्हाट इज़ डिलेड प्यूबर्टी? डिलेड प्यूबर्टी। तो हमने पहले पढ़ा कि व्हाट इज़ अर्ली प्यूबर्टी एंड नाउ दिस इज़ व्हाट इज़ डिलेड प्यूबर्टी। तो डिलेड प्यूबर्टी में क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है? बाय एज ऑफ 13 ऑफ फीमेल्स एंड बाय एज ऑफ 14 ऑफ मेल्स, ठीक है? इसको हम डिलेड प्यूबर्टी कहते हैं। अब इसकी काज़ेज़ हो सकती हैं, ठीक है? प्राइमरी जो है, प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म हो सकता है, ठीक है? जिसकी जो मेन 2 क्लासिकल एग्जांपल्स हैं, हम कहता हूं मैं उसको कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, अगर हम मेल की बात करें, ठीक है? और अगर हम फीमेल की बात करें तो टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम जो है, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया, और ये एनआरई का एमसीक्यू आ चुका हुआ है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एमेनोरिया? तो दैट इज टर्नर सिंड्रोम, ठीक है? तो इन चीजों को जो है वो अपने याद रखनी है। दैट इज प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म, ठीक है? अब इसकी जो काज है वो सेकेंडरी भी हो सकती है, ठीक है? अब जो सेकेंडरी काज क्या हो सकती है? कॉन्स्टिट्यूशनल डिले ऑफ ग्रोथ एंड प्यूबर्टी, ठीक है? लेट ब्लूमिंग होना, ठीक है? ये भी हो सकता है। और कार्लमान सिंड्रोम होना, ठीक है? दैट आर द कॉजेज ऑफ सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म। तो ये थी आज की वीडियो यार, होप सो आपको जो है पसंद आई होगी। मैं थोड़ा सा ढीला ढीला हुआ, ढीला सा हुआ हूँ आज, तो जिसकी वजह से जो है मुझे जो प्रॉब्लम हो रही है, आप सबको मेरी आवाज़ से भी पता हो रहा है कि मैं थोड़ा सा ना, थोड़ा सा वर्डिंग मेरी जो है ऊपर नीचे हो रही है, तो थोड़ा सा मुझे रात को फीवर भी था, बहुत ज़्यादा से था। तो अभी जो है मैं बगैर पंखे के बैठा हुआ हूँ, आप खुद ही हिसाब लगा लें, गर्मी का मौसम है, बगैर पंखे के बैठा हुआ हूँ, दैट मीन्स कि मुझे सर्दी लग रही है। तो यार मैं ये इसलिए भी बता रहा हूँ आप लोगों को कि यार देखो, मैं अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए इसलिए सिर्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ इस मकसद के तहत कि अगर यार, अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो सिर्फ़ इसके पीछे मेरा ये मकसद है कि यार आप भी जो है इसको कंसीडर करो, आप पढ़ो, आओ और पढ़ो और अपने अल्लाह को याद रखो। अल्लाह पिछली वीडियो में बताया गया, अल्लाह को नहीं भूलना, ठीक है? अपने अल्लाह को याद हमेशा रखा करें, अपनी जो नमाज़ें हैं, उनमें कुछ चीज़ें ऐड करें, ठीक है? और वो बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, और उन चीज़ों को ऐड करने के बाद मेरे अल्लाह ने, हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे अल्लाह ने उन लोगों के चेहरे बेनकाब किए हैं, जिनके ऊपर मैं मान रखता था, ठीक है? जिन पर मुझे इतना यकीन था, खुद से भी ज़्यादा भरोसा था कि यार ये लोग जो हैं, यार वो इंसान जो है मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने जो है मुझ पर हकीकत, ठीक है, एक हार्ट ब्रोकन बंदा होता है, लेकिन येस ऑफ कोर्स, लेकिन उसके पीछे जो हिकमतें होती हैं मेरे रब की, हम उसको तब कंसीडर करना शुरू करते हैं कि जब हमें समझ आना शुरू हो जाती है कि यार अल्लाह ने जो किया वो हमारे हक में बेहतर था, और बेशक जो अल्लाह करता है, वो सबसे बेहतरीन होता है, ठीक है? आप रोते हो कि मेरा ये चला गया, वो चला गया, तो अल्लाह जो है वो बड़ा बेनियाज़ है। अल्लाह जो अपने बंदे से मोहब्बत करने वाला है, और वो जो है उसकी ज़ात जो है वो हिकमतों से बरी बरी है, और हम उसको जानने से कासिर हैं। हमारी जो अक्ल है वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, ठीक है? तो अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा किया करें, अपनी नमाज़ों में जो है वो चीज़ें ऐड करें। जब आप अ, अत्तहियात की हालत में होते हैं, 2 सजदों के दरमियान की दुआ होती है, उसको हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मगफिरली वरहमनी वहदिनी व आफ़िनी वर्ज़ुक़नी। जब हम एक सजदा करके उठ के बैठते हैं ना, तो उसमें जो है वो ये पढ़ा करें दुआ, ठीक है? और सजदों में पढ़ा करें, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मगफिरली। ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, जो वो सजदे में सुब्हान रब्बियल आला के बाद पढ़ते होते थे, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं वो हदीसों से मंसूब हैं, ठीक है? इनकी वैलिड, इनकी ऑथेंटिसिटी जो है वो वैलिड है, प्रूफ के साथ है। तो ये जो है, आप खाली नमाज़ जो है वो यहाँ तक महदूद नहीं है कि जो तरीका बताया हुआ नमाज़ का वो पढ़ लो। नमाज़ अगर समझने में आए, तो नमाज़ जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये 2 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लो। खाली ये जो दुआ है ना, अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी व आफ़िनी वर्ज़ुक़नी, 2 सजदों के दरमियान की दुआ, ठीक है? इसी को पढ़ लो तो अल्लाह, यकीन करें, यकीन करें, अल्लाह हर चीज़ के सबब बनाएगा।
आपकी टेंशन है, आपकी ज़िंदगी से वो लोग दूर कर देगा जो आपकी पस्ती का सबब बनेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं यार, किया करो अपनी ज़िंदगी में इस्तिग़फ़ार को लाज़िम कर लो, ठीक है? इस्तिग़फ़ार ज़रूरी नहीं है कि इंसान गुनाह करे तब भी लाज़िम है तौबा करना। तो इस्तिग़फ़ार करना ख़शियत वाले लोगों की जो है ये एबिलिटी एबिलिटी होती है। तो इस्तिग़फ़ार इसलिए ना किया करें कि गुनाह हो गया, तौबा कर ली, तौबा करने से अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाज़िम इसलिए भी करें कि ये अल्लाह वाले जो हैं, अल्लाह के जो बंदे होते हैं, उनकी ख़शियत की एबिलिटी होती है। तो इस्तिग़फ़ार जो है वो बेसिकली अल्लाह से क्लोज़नेस का ज़रिया है। तो इनको जो है अपनी ज़िंदगी में जो है वो मामूल बनाएँ इन चीज़ों को और हुज़ूर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो कसरत से दुरूद पढ़ा करें, उनकी ज़ात पर, उनकी आल पर जो है वो दुरूद पढ़ते रहा करें। तो जो दुरूद है, मैंने देखा हुआ है अपनी लाइफ़ में, खुद कंसीडर करके देखा हुआ है, दुरूद जो है वो पूरी जहाँ का वज़ीफ़ा है। कोई वज़ीफ़े करने की ज़रूरत नहीं है किसी को। ओनली दुरूद कंसीडर करो, दैट इज़ वेल फेयर इनफ फॉर ऑल ऑफ योर सोरोज़, ठीक है? जितनी भी परेशानीज़ हैं, मुश्किलात हैं, उन सब के लिए, ठीक है? तो हज़रत वासिफ़ अली वासफ़ फरमाते हैं कि ये जो दुरूद है ना, ये पूरी कुल कायनात का वज़ीफ़ा है, ठीक है? तो इसमें कबूलियत की भी कोई वो नहीं है कि कबूल हुआ या नहीं, तो ये दुरूद जो है वो कबूल ही कबूल होता है। तो कोशिश करें किया करें यार, अ, हम जो असल राह से भटक चुके हैं, उस राह पर आएँ। होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।